नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की खबरों की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास चल रहा है और दिन भर किस तरह की जो खबरें हैं आज वो रहेंगी सुर्खियों में, इस पर हम नजर डालेंगे न्यूज एट 10 में। और इसके लिए आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी हेडलाइंस यानी सुर्खियों पर। बाकी बचे 2 चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री की आज भी धुआंधार रैलियां। उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती के बाद दिल्ली में द्वारका में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। जेपी नड्डा और अमित शाह की पश्चिम बंगाल में रोड शो और जनसभाएं। राजनाथ सिंह हरियाणा में करेंगे प्रचार। मोहन यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड में करेंगे जनसभाएं। विपक्ष ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। राहुल गांधी हरियाणा में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव यूपी में तो तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे प्रचार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना मामले में किया एसआईटी का गठन। कुल 6 अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करेंगे प्रभारी इंस्पेक्टर महेश तावड़े। दिवंगत राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने ईरान के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पवित्र शहर मशहद में शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारियां। गुरुवार को दी जाएगी रईसी को अंतिम विदाई। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मानसून। 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंची आईपीएल 2024 के फाइनल में। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। वहीं एलिमिनेटर राउंड में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। और आइए न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई खबरों के साथ। चौबीस की चुनौती की अगर बात की जाए तो इसके तहत लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे सुबह सबसे पहले बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीरनगर और डुमरियागंज लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बस्ती, संत कबीरनगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती की सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। वहीं आगामी 2 चरणों के चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कांठी में रैली करेंगे। वो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी और पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इसके बाद अमित शाह बांकुरा में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सरकार के समर्थन में रोड शो करेंगे। साथ ही भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। जेपी नड्डा पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी रैली भी करेंगे। तो
पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार को धार देते नजर आएंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक, दिग्गज नेता। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं विशाल बेरिस्टो, हमारे संवाददाता पश्चिमी मिदनापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जब इस चुनावी रण की हम बात कर रहे हैं, लगातार इसमें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से कोई भी जो दल है और खासतौर से बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। और आज उसी के तहत ना सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि अमित शाह जो है वो अलग अलग सीटों पर यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 18 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और इस बार बीजेपी चाहती है कि वो अपनी टैली को बढ़ाए और जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता सरकार की, उसको पूरी तरह से वो चुनाव में भुनाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने झारग्राम में 2 दिन पहले एक ज़बरदस्त चुनावी सभा को संबोधित किया था। आज अमित शाह 4 जगह वो कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। कल उनका रोड शो है। जेपी नड्डा भी आज, जैसा आपने बताया, कलकत्ता और दूसरी जगह पर वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब 2 चरण बचे हैं बंगाल में और मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ ये डीएम ऑफिस के बाहर है और यहीं से कल एक रोड शो हुआ था सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का, जिसमें उन्होंने अग्निमित्रा पॉल के लिए एक रैली भी की थी। तो बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी को सबसे कड़ा मुकाबला झेलने को मिल रहा है टीएमसी से। और वैसे तो महागठबंधन का कैंडिडेट भी यहाँ पर है, सीपीएम के कैंडिडेट है, कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है अगर हम मिदनापुर वेस्ट की बात करें तो। लेकिन बावजूद इसके जो खास मुकाबला है, जो मुख्य मुकाबला है, वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से जो दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, इस सीट की अगर बात की जाए, महिला प्रत्याशी, और इसको लेकर जो वहाँ की जनता है उसमें किस तरह का फिलहाल जो रुझान है वो नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हम इस सीट की बात करें तो ये एक हॉट सीट है। और हॉट सीट इसलिए क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, मेन कंटेंडर्स जो हैं, वो सिने जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। अग्निमित्रा पॉल जो है वो फैशन डिज़ाइनर है फिल्मों में, और ख़ुद हमने जब बातचीत की मिथुन चक्रवर्ती से तो उन्होंने बताया कि मेरी कई फिल्मों में उन्होंने मेरे लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग की है। और इसके अलावा जो जून मालिया है टीएमसी की कैंडिडेट, वो यहाँ के एक राज परिवार से भी ताल्लुक़ रखती हैं और बंगला फिल्मों की अभिनेत्री भी हैं। तो सिने स्टार्स का टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि अग्निमित्रा पॉल का ये कहना है कि वो असली स्टार है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रीजनल फिल्मों में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया है। और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसके बूते पर उन्हें ज़रूर जीत हासिल होगी। जबकि जो जून मालिया है वो यहाँ मिदनापुर से सिटिंग एमएलए हैं और उनका ये कहना है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि काफ़ी विकास होना यहाँ पर ज़रूरी है। जब वो ये कहती है कि विकास होना चाहिए, इसका मतलब कि काम नहीं हुआ है। और ये यहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो। और हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। कल जब मैंने जून मालिया से बात की कि जब भी बंगाल की बात आती है तो क्यों हिंसा की बात आती है, तो उन्होंने अपने पार्टी कार्डर का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी हमें बार बार पोक करती है, यानी कि हमें बार बार उकसाती है और उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि मैंने खुद इस हिंसा को देखा है। कल जब मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो चल रहा था, मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, उसी दौरान टीएमसी के लोगों ने और बीजेपी के बीच में आपस में टकराव हुआ और पानी की बोतलें दोनों ने एक दूसरे पर फेंकी। इसलिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मौजूद है और वो पूरी तरह से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल विशाल। लेकिन जिस तरीके से जो अगर हम शुभेंदु अधिकारी की भी बात करें, उनके पार्टी में आ जाने से जो टैली की हम बात कर रहे थे, जो क्षेत्र में जिनमें अब चुनाव होना है वहाँ पर माना जाता है कि उनके एक अच्छी तरीके से जो स्थिति है वो नज़र आती है उनकी वजह से, क्या उसका लाभ बीजेपी को मिल पाएगा? देखिए, जब हम बात करते हैं फिल्म स्टार्स की और ख़ास तौर से बीजेपी की, तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही फिल्म पे पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। अपने अगर ग्लैमर क्वेश्चन की हम बात करें तो बाबुल सुप्रियो टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एज ये है कि उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो कि टीएमसी को झेलना पड़ रहा है क्योंकि ममता सरकार यहाँ पर लंबे समय से 10 साल हो गया उनको यहाँ पर राज करते हुए। और बीजेपी जो है उनके
पास जो स्टार कोशेंट है वो न सिर्फ फिल्मी सितारे हैं बल्कि प्रधानमंत्री खुद है। और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी इस कदर है कि मैंने जब झारग्राम में जब उनकी चुनावी सभा को जब मैंने अटेंड किया तो मैंने देखा कि हालांकि लोग यहाँ पर बांग्ला ज़्यादा बोलते हैं, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जब भी बोलते थे कि ये मोदी की गारंटी है तो एक ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिलता था और एक ज़ोरदार शोर होता था, खुशी की लहर दौड़ जाती थी। तो अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और एक कारपेट बॉम्बिंग जिसे हम कहते हैं, अगर हम रण क्षेत्र की बात करें तो थोड़ी थोड़ी देर में उनकी रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, जा के लोगों को से बातचीत कर रहे हैं कि क्यों बीजेपी ज़रूरी है बंगाल के लिए, बंगाल का विकास कैसे बीजेपी ही कर सकती है। जबकि हम बात करें अगर तीसरे कैंडिडेट की या तीसरे फ्रंट की जो महागठबंधन है जिसमें सीपीएम और कांग्रेस शामिल है, तो उनकी तरफ से चुनाव प्रचार इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है टीएमसी को और वो चाहती है कि अपनी जो टैली है 18 की पिछली बार की उसको इम्प्रूव करें। बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से पिछले चरणों में जो मतदान प्रतिशत है वो हमने देखा है पश्चिम बंगाल से जो निकल के आया है उसमें इजाफा होता हो हम देखते हैं, लेकिन अब जो बीजेपी की तरफ से रैली या जनसभाएं की जा रही हैं उसमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, क्या माना जाए, क्या जो मतदान की जब हम बात कर रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफा अब होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले हम वोटिंग परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिया की तस्वीर देखें, जो 5वें चरण का चुनाव हुआ भारत में, उसमें बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ, करीब 73% जो हमारे पास खबर आई, 73% मतदान हुआ। और मैंने अग्निमित्रा पॉल से जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनसे मैंने पूछा भी था ये सवाल। उन्होंने कहा कि ये साफ इंगित करता है कि लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं और 6ठे और 7वें चरण में बीजेपी चाहती है कि इस मतदान को जो 73% पहुँच गया 5वें चरण में बंगाल की, अगर मैं खास तौर से बात करूँ तो उसको और ऊपर लेकर आया जाए। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। अमित शाह यहाँ पर हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर है, अमित शाह का रोड शो भी कल यहाँ पर होने वाला है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि पूरी ताकत से वो पश्चिम बंगाल के अंदर अपने टैली को इम्प्रूव करें और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम आला नेता है, स्टार प्रचारक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो यहाँ पर ज़बरदस्त रैलियाँ कर रहे हैं। और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे यही लगता है, क्योंकि मैंने लोगों से बातचीत भी की है, कि लोग कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर बोलते हैं कि 10 साल का काफ़ी लंबा वक्त हो गया है टीएमसी का, इसलिए वो चाहते हैं कि एक बदलाव हो। बदलाव इसलिए नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का बदलाव हो, बदलाव वो चाहते हैं कि शांति कायम हो, क्योंकि वायलेंस जो है, हिंसा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बंगाल में। वक्त ब वक्त पे हिंसा की घटनाएं सामने आती है और चुनाव के वक्त ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जी बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो बदलाव की बात लगातार जो जनता भी कर रही है उस पर मोहर 4 जून को किस तरीके से लग पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल बेरिस्टो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं चुनावी जनसभाएं, रैलियां जो हैं बीजेपी के दिग्गज नेता कर रहे हैं और कोई भी कसर जो है फिलहाल चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ी जा रही है। बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार आपको बता रहे हैं 24 की चुनौती को लेकर किस तरीके से जो खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव का दंगल अब 6ठे दौर में पहुंच रहा है और हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच चुनावी दंगल तेज होता नजर आता है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे पर आज रहेंगे। राजनाथ सिंह हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी की अन्य रैलियों की अगर बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड के धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार
ढुल्लू महतो के समर्थन में बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो भी धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह गोड्डा में रोड शो और रांची में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या भी रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होंगे। इसके साथ ही जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो आज अलग अलग राज्यों में जहां छठे चरण में मतदान होना है वहां नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वे चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभा करेंगे। वो पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी झारखंड के रांची और गोड्डा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका के साथ जनसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव यूपी और तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। और आइए बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां माचेरला विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ संख्या 202 समेत 7 मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पूरी घटना वेब कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। मामले की जांच के लिए निर्वाचन आयोग ने पुलिस को सभी मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज भी उपलब्ध करा दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले को डीजीपी को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं यूपी के बस्ती लोकसभा से बीजेपी ने निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी को मैदान में उतारा है। हरीश वर्ष 2014 और 2019 में बस्ती से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा गए थे। हरीश द्विवेदी इस बार जीत की तिकड़ी लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उनके सामने सपा से रामप्रसाद चौधरी हैं। यूपी की इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। बस्ती में बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की। हम मौजूद हैं बस्ती में और बस्ती के बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी हमारे साथ हैं। हरीश जी, क्या मुद्दे उठा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार हो रहा है। देखिए, बस्ती का मुद्दा हो या देश का मुद्दा, ये स्पष्ट है। देश की जनता, गांव गरीब किसान मजदूर, माताएं बहनें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी हैं। आप चूंकि यहाँ से सांसद रहे, 2 बार सांसद रहे, फिर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है आपको, तो कौन से मुद्दे आप बताना चाहेंगे? कौन से काम जो आपने कराए हैं यहाँ? अनगिनत ऐसे काम मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं, योगी सरकार के द्वारा किए गए हैं। हमारे बस्ती में, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, जिस रोड पर आप चल रहे हैं, इस रोड का नाम है राम जानकी मार्ग। भगवान राम और माँ सीता के यादों से जुड़ा हुआ ये मार्ग है। जर्जर था। मैंने प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात किया, माननीय गडकरी जी से बात किया, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या टू सीतामढ़ी तक लगभग आधा पूरा हो चुका है और होने वाला है। बस्ती ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो मोदी योगी सरकार में बना। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, वो मोदी योगी सरकार में बना। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से बस्ती में बनवाया। अटल जी के नाम से ऑडिटोरियम बनवाया। प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ऐसे अनगिनत जो योजनाएं थी उसको हमने प्रयास करके बस्ती में 100% लोगों को उसका लाभ पहुँचाया। आज बस्ती की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। उसको लगता है कि 65 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम इन 10 वर्षों में मोदी और योगी की सरकार में बस्ती जिले में हुआ है। अगर जीते तो इस बार प्राथमिकता क्या होगी? आपने बहुत सारे काम तो गिनाए। नहीं जीते तो इस बार प्राथमिकता हमारे शहर के सौंदर्यीकरण कैसे हो, बस्ती के खिलाड़ियों के लिए और सुविधाएं कैसी बढ़ाई जाएं, बस्ती के विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी का एक कैसे नई यूनिवर्सिटी या उसका केंद्र कैसे खोला जाए। ऐसे अनगिनत काम हैं जो मेरी प्राथमिकता में है, उसको करने का प्रयास मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश द्विवेदी बीजेपी उम्मीदवार हैं, बस्ती से निवर्तमान सांसद हैं, अपनी प्राथमिकताओं को गिना रहे थे। उनका कहना है कि कोई चुनौती नहीं है, यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बस्ती।
वहीं आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में राजधानी दिल्ली में भी मतदान होगा। 7 लोकसभा सीटों में से एक है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। यहां कुल 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कौन है ये उम्मीदवार और किन के बीच हो सकता है कड़ा मुकाबला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशान अपनी इस खास रिपोर्ट में। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से एक। इस सीट में 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, विश्वासनगर, शाहदरा, कोंडली, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, पटबड़गंज और ओखला शामिल हैं। इस बार इस सीट पर कुल 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भाजपा ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहे हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जहां झुग्गीवां मकान होगा तो वहां साफ सुथरी सड़कें, सीवर की व्यवस्था, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, ऐसा पार्क भी जहां पर वहां के नागरिक बैठ के अपनी बातचीत कर सके, थोड़ा घर से बाहर भी ग्रीनरी में बैठ सके। मेरे मन में सबसे पहली प्रायोरिटी ये लगती है। आम आदमी पार्टी ने इस बार विधायक कुलदीप कुमार पर दांव खेला है। बेरोजगारी का है, देश के संविधान को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और लोकल की बात करूं तो ऐसा मुद्दा है कि जो सांसद यहाँ रहे 5 सालों में, वो आज तक जनता के बीच में कभी आए नहीं। कोई काम उन्होंने किया नहीं, कोई बलात्कार उन्होंने बनाया नहीं, कोई सड़क उन्होंने बनाई नहीं, पुलिस की व्यवस्था उन्होंने देखी नहीं, तो उन्होंने कोई काम यहाँ पे नहीं किया। आज उन मुद्दों को लेकर हम बीच में जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ मोहम्मद वकार चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वकार चौधरी लंबे समय तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं जो महंगाई, बेतहाशा महंगाई हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, जो दलित और मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। मेरे मेन मुद्दे ये हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं, उनको लेकर हम लोग चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र के मतदाताओं के भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कोई देश को मजबूत करने के नाम पर वोट करने की बात कर रहा है, तो कोई पूर्वी दिल्ली के विकास के नाम पर बेहतर नेतृत्व चाहता है। पूर्वी दिल्ली में विकास चाहिए हमें, और जो गवर्नमेंट विकास करेगी उसको हम वोट देंगे, और जो देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाए अपना। हम उस सरकार को चुनना चाहते हैं जो कि देश हित में कार्य करे, उम्मीदवार, और जनता की सेवा करे, और जनता की अगर जो दुख तकलीफ है उसको वो पूरा करे। 20 से ज़्यादा लगभग ये कैंडिडेट हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर, और मैं ये सोचता हूँ कि जो आज के मौके में जो पार्टी बहुत अच्छी है उसको हम चुनते हैं, और उनको चुनते हैं जो देश के लिए। मैं एक सर्विसमैन हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, और मेडलिस्ट भी हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो आज देश की मजबूती आई है वो भी हमें देखना है कि इसके अंदर जो हमेशा उनको बरकरार रखना है। नेता तो वही होना चाहिए जो हमारा विकास कर पाए। अब जैसे अभी जितनी गर्मी बढ़ी है उतनी ही लाइट का कट ऑफ शुरू हो गया है। भाई अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, चुनाव से पहले ही लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, गर्मी के साथ साथ बिजली से भी जूझ रहे हैं। दूसरा ये है कि जितनी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो MCD की हों, लोगों को कहीं ना कहीं पानी की प्रॉब्लम है। जब लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगी, कभी पानी बंद हो जाते हैं पीछे से, लोगों का पानी आना बंद हो जाता है, पानी आ रहा होता है तो गंदा आ रहा होता है। तो लोग ये चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। इस बार पूर्वी दिल्ली में कुल 21,20,584 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो इस बार कुल 11,51,211 पुरुष मतदाता हैं और 9,69,269 महिला मतदाता, जबकि 104 अन्य मतदाता हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत कुल 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 8 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। क्षेत्र के 21,20,584 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं, ये तो आने वाली 25 मई ही तय करेगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो जनता के अपने अपने मुद्दे हैं और देखना यही होगा कि किस तरीके से जो मतदान है होता नजर आता है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे केजरीवाल ने ठगा ना हो। केजरीवाल न केवल करप्शन वाल है बल्कि नटवर लाल भी है। जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन ये जो अपनों को ठगे वो महाठग। किस किस को नहीं ठगा? आदरणीय अन्ना हजारे जी, प्रशांत भूषण जी,
वो बहन इल्मी पहले। एक श्रृंखला है नेताओं की जिनको केजरीवाल ने धोखा दिया है। ये केवल संयोग नहीं है। कुमार विश्वास के साथ क्या किया, योगेंद्र यादव के साथ क्या किया, कितने लोगों को केजरीवाल ने प्रताड़ित करके एक तरफ कर दिया। और अब स्वाति मालीवाल का नंबर है। मैं एक ही सवाल केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल वाले मामले में बोले क्यों नहीं? तो केजरीवाल की चुप्पी पर भी यहां निशाना साधते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। तो फिलहाल 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरों में बस इतना ही, लेकिन अब आइए रुक करते हैं बाकी खबरों की तरफ। और सियासी पारे के बाद अब बात करते हैं गर्मी के पारे को लेकर। जी हां, मौसम की अगर बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक भी भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई यहां नजर नहीं आ रही है। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, गर्मी का जो कहर है वो नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ तो बारिश, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जो गर्मी के लिए फिर से एक बार रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो गर्मी का प्रकोप है, कहर है, वो देखने को मिल रहा है, और जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ की भी अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि मुश्किलें जो हैं वो आम जन को होने लगी हैं, जो हिदायत है वो लगातार दी जा रही है। फिलहाल किस तरीके की तस्वीर गर्मी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो गर्मी का पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और राजधानी जयपुर की बात करूं तो दिन का दूसरा पहर अभी शुरू ही हुआ है कि तापमान जयपुर में अभी 40 से ऊपर बना हुआ है। वहीं जो पश्चिमी जिले हैं वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, चाहे मैं बाड़मेर की बात करूं, चाहे वो बीकानेर, जोधपुर हो, वहां जहां पे भीषण गर्मी और भयंकर लू ताप से रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं जो बाकी क्षेत्र हैं, सीकर सहित जो शेखावटी के क्षेत्र हैं, वहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो विभिन्न जिले हैं जहां पे जो गर्मी, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उसी के मद्देनजर जो प्रशासन है वो भी सचेत है। प्रशासन द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो संगठनात्मक कार्य हो, क्योंकि जो कार्यालय है वहां पे जैसे बताया मैंने ORS ड्रिंक और वहां पे ORS काउंटर लगाया गया है आम जनता के लिए और कर्मचारियों के लिए। वहीं जो चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग ने सतर्कता बरतते हुए, गर्मी की निगरानी रखते हुए जो जिला स्वास्थ्य कार्यालय हैं, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको निर्देश जारी किए हैं। वहीं जो चिकित्सा कर्मी हैं उनकी जो छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। आपातकालीन की स्थिति बनने से पहले जो तैयारियां हैं उनको सुनिश्चित किया गया है। मैं मौजूद हूं, बताना चाहूँगा अभी जयपुर में मौजूद हूं। जयपुर में जो मुख्य मार्ग है वहां पे रेड लाइट्स की जगह पे ग्रीन शेड लगाया गया है। ये एक बेहतरीन नवाचार जो नगर निगम और प्रशासन द्वारा किया गया है, ताकि जो राहगीर हैं और जो वाहन चालक हैं, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में यूँ तो सड़कें सूनी नज़र आ रही हैं, पर उसके बावजूद जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिए लोगों को, दफ्तरों के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो अनेक उपाय करते लोग नज़र आ रहे हैं।
मुंह पे कपड़ा बांध के, स्कार्फ बांध के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो आवश्यक कार्य हैं, दफ्तर आदि हैं, उनके लोगों को निकलना पड़ रहा है। उसके लिए जैसा बताया मैंने, ग्रीन शेड लगाए गए हैं, लगातार सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मिस्ट और एंटी फॉग गन का छिड़काव किया जा रहा है। इस प्रकार के अनेकानेक जो कार्य किए जा रहे हैं, इनसे थोड़ी राहत दी जा रही है गर्मी से, परंतु आगामी 5-6 दिनों तक जो गर्मी है उसमें कोई राहत नहीं है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 3-4 दिनों में और 72 घंटों के अंदर जो पारा है वो 49 डिग्री तक पहुंच सकता है राजस्थान में। विशेषकर जो पिलानी है, पिलानी में 47 डिग्री सेल्सियस जो पारा रहा, कल जो 47 डिग्री पारा रहा पिलानी में, वो सर्वाधिक रहा और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है इस बार राजस्थान में। जी लक्ष्य, लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार जो है वो आम जन पर पड़ रही है, इसको देखते हुए क्या जो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, वहाँ किस तरह के बंदोबस्त हैं और क्या अभी तक, क्योंकि गर्मी की वजह से हम देखते हैं अस्पतालों में जो मरीज़ हैं वो पहुँचने लगते हैं, उस लिहाज से देखें तो क्या स्थिति नज़र आती है? बिल्कुल, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी अनेक तैयारियां कर रखी हैं जो हीट वेव से जो ग्रसित हैं, क्योंकि जो अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जो इस हीट वेव से जो गर्मी जनित जो बीमारियां हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जैसे मैं बताया मैंने, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं जो अस्पतालों में बेड हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। वहीं जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी जो अस्पताल हैं, प्रमुख अस्पतालों में जो भीषण गर्मी को देखते हुए हीट वेव के जनित जो बीमारियां हैं उनके मद्देनजर उनके मरीजों के लिए जो अस्पताल में बेड्स हैं उनको रिजर्व किया गया है। वहीं ORS और आदि एनर्जी ड्रिंक्स की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता के लिए ORS का घोल वगैरह उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो गर्मी है, लू ताप घात का जो भयंकर प्रकोप राजस्थान में पड़ रहा है उससे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि आम जन को थोड़ी राहत दिलाई जाए। वहीं जो आम जन है वो शीतल पेय पदार्थ, में बताना चाहूंगा कि राजस्थान की परंपरा रही है छाछ रावड़ी की। यहाँ गांव धाड़ियों में छाछ रावड़ी के सहारे जो गर्मियां हैं उसमें राहत दी जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग ठेले और रेडियां लगाई गई हैं जहाँ पे आम जन छाछ रावड़ी पीते खुद को गर्मी से निजात दिलाने के प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वहीं गन्ने का रस आदि से, क्योंकि जो स्कार्फ आदि है और जो प्राय रूप में हम जो गर्मी से बचने के जो उपाय करते हैं वो सब उपाय भी फेल होते नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी में। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो चरम पे नज़र आ रही है, लेकिन ये ज़रूरी कि इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखें, लोग लगातार पानी पीते रहें और आप भी लक्ष्य अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि लगातार जो अपडेट्स हैं वो आप हमें दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जो बता रहे थे किस तरीके से राजस्थान की अगर बात की जाए, लगातार भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो नज़र आ रहा है और फिलहाल अगले 3 से 4 दिन में भी इससे राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। आगे भी आपको बताएंगे जो खबरें हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
ये वो राजनीतिक भूचाल हैं जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने, देश के नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला, आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि वंदन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। गुरु साहिब जी का पूरा जीवन मानवता, परोपकार और समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ऊंच नीच से ऊपर उठकर कुरीतियों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए एक अथक कार्य किए और सभी को धर्म और सत्य की दिशा दिखाई। गुरु साहिब जी के आदर्श एवं सिद्धांत अनंत काल तक मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। शीर्ष अदालत में कल हुई सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिस जमीन को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो कभी उनके कब्जे में नहीं रही। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। गौरतलब है कि सोरेन ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देते हुए चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग की थी। और वहीं आगरा में जूता कारोबारियों के यहां चल रही आयकर विभाग की रेड अब समाप्त हो गई है। शनिवार को शुरू हुई रेड मंगलवार देर रात तक चलती रही। छापेमारी में आयकर विभाग को 55 करोड़ से ज़्यादा की नकदी और 1 करोड़ से ज़्यादा की ज्वेलरी बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को 40 करोड़ से ज़्यादा की पर्चियां भी यहां बरामद हुई हैं। आयकर विभाग की ये कार्रवाई इनकम टैक्स चोरी की शिकायत के बाद हुई है। आयकर विभाग की उत्तर प्रदेश में अब तक की एक बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में आयकर विभाग ने 100 लोग 4 दिन तक इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देते रहे। छापे में नकदी के अलावा आयकर विभाग ने लैपटॉप, फ़ोन, ज़मीनों के कागजात, लेन देन की पर्चियां और पेन ड्राइव भी जब्त की हैं, जिनकी जांच की जा रही है। और खबर अब मुंबई से, जहां घाटकोपर में होर्डिंग दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना मामले के लिए एसआईटी का गठन किया है। अब इसकी जांच एसआईटी की टीम करेगी। एसआईटी में कुल 6 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें डीसीपी डिटेंशन क्राइम ब्रांच विशाल ठाकुर की देखरेख में यूनिट 7 के प्रभारी इंस्पेक्टर महेश तावड़े टीम का नेतृत्व करेंगे। तो इस पूरे मामले में एक शख्स की और मौत हुई है, जिसके बाद जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 17 हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र के कलाशी गांव में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां उज्जैनी बांध में नाव पलटने से 6 लोग लापता हो गए हैं। वहीं इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन खोज और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जा चुका है और जल्द से जल्द लोगों के बारे में पता लगा लिया जाएगा। और वहीं बिहार से भी एक हादसे की खबर आई। दरअसल सीतामढ़ी में ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। सीतामढ़ी बरियारपुर रोड पर ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई, साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अंगदान जीवन दान है, ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये सच में लोगों को जीवन दान देता है। एम्स में 2 लोगों के अंगदान से चमत्कार हुआ है। दरअसल जहां 8 लोगों को नई जिंदगी मिली है, वहीं 4 लोगों की आंखों की रोशनी वापस आई है। एम्स जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में 42 और 27 साल के 2 मरीजों की मौत के बाद उनके अंगों को दान किया गया, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया।
एक पेशेंट अराउंड 42 इयर्स था, एक पेशेंट शी वॉज अ फीमेल पेशेंट फ्रॉम राजस्थान और एक पेशेंट 27 इयर्स मेल फ्रॉम हरियाणा। दोनों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और एक पेशेंट पहले जो 27 साल का लड़का था वो पलवल गया था, उसके बाद हमारे यहाँ आया था। और चंदा देवी करके एक पेशेंट है जो राजस्थान की थी 42 इयर्स, वो भी 15 तारीख को उनका 15 मई को एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो ट्रॉमा सेंटर आई थी। पेशेंट के रिलेटिव्स को यही कन्विंस करना पड़ता है कि आपका पेशेंट अब ब्रेन डेड है तो उसके अंदर जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होती है वो तो नहीं रहती है, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स हैं वो उनके ऑर्गन्स नॉर्मल होते हैं। पेशेंट्स हु आर वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स, किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, कॉर्निया हो गया, तो ये जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं इनसे हम लोग ये सब रिट्रीव करके इन पेशेंट्स को देख के इनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो अंगदान के प्रति देखिए किस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं और ये एक समाज में एक बेहतर संदेश भी देता है। अब बढ़ते हैं आगे। आज के दिन की अगर बात की जाए, आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बने। ये थीम जैव विविधता के नुकसान को रोकने और हो चुके नुकसान की भरपाई करने के लिए है। बायोडाइवर्सिटी प्लान का अनुसरण कर सभी से कार्रवाई करने का आह्वान करती है। बायोडाइवर्सिटी प्लान के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का आह्वान करता है। और आइए अब न्यूज़ एट 10 में बात करते हैं कान फिल्म महोत्सव की भी। जो यहाँ फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव 2024 चल रहा है। इस फिल्म महोत्सव के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने कई देशों के फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में क्या कुछ रहा खास, इस विषय पर संजीव शंकर से खास बातचीत की डीडी न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। संजीव शंकर, संयुक्त सचिव प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हमारे साथ में हैं। आपकी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स रही हैं, काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस की, प्रोडक्शंस की चर्चाएं भी हो रही हैं। क्या रहे के मेन मुद्दे? मीटिंग जो हुई वो जापान फिल्म कमीशन, यूके के फिल्म प्रतिनिधि थे, उनसे बात हुई और पेरिस रीजन के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई। तो हम लोगों ने ये चर्चा करी कि कैसे जापान के साथ हमारा को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे ये चर्चा करी कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे इनेबल करते हैं फिल्म मेकर्स को। तो उनके बड़े ही अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे सामने आए। उनकी जो डेटाबेस है, जो जिस तरह से वो इनेबल करते हैं लोकेशंस का, उनकी फ़ोटोज़ को वो रखते हैं अपने डेटाबेस में। वहाँ के जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उस लोकेशन पर स्थित, उसको अपने डेटाबेस में रखते हैं। और हमारे यहाँ भी ये डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है। हम लोगों ने चर्चा करी ब्रिटिश कमीशन, जो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर से, और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई जो ऑलरेडी को प्रोडक्शन चल रहा है उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उनका हम लोगों का ये एक सुझाव रहा कि हम लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्रिएट कर सकते हैं। ये को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स कैसे ज़मीन पर उसको उतारा जा रहा है और उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उनको देखेगा। और हमारा एक भारत पवेलियन जो है, वहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर्स और फिल्म के ट्रेलर्स ये दर्शाए गए हैं जो आने वाले हैं। तो ये छोटे फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मार्शेडू फिल्म में भी गए थे। एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है बिजनेस की बातें करने के लिए जो फिल्म से रिलेटेड होती हैं। आपने उसका एक जायज़ा लिया। कैसे आप समझते हैं कि चर्चा हो रही है दूसरे विश्व के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में एनिमेशन, टेक्नोलॉजी, हर पहलू की बात कर लीजिए, वो वहाँ पर उपलब्ध है। तो मार्शेडू फिल्म एक बहुत बड़ा पवेलियन है जहाँ की सारे देशों से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं। वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत, और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से अपने टाई अप्स करते हैं।
भारत ने भी इस पवेलियन में अपना एक ये रखा है, स्टॉल रखा है। आप भारत पवेलियन को कैसे देख रहे हैं बेनिफिट करते हुए? भारत में जो हमारे हैं स्टोरीज़ का एक बहुत ही पुराना प्रचलन है। कंटेंट, इंडिया हैज़ टू बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हमारे लीडरशिप का ये प्रयास है। तो हम लोग उस दिशा में ये देखते हैं कि ये कान्स फिल्म फेस्टिवल ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ कि हम अपने फिल्म मेकर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे सकें कि वो हमारी स्टोरीज़ को केवल इंडिया के दर्शकों के लिए नहीं बल्कि विदेश के ग्लोबल ऑडियंस को भी वहाँ तक पहुँचा सके। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे संजीव शंकर जिन्होंने बताया कि कितनी अहम मीटिंग्स हुई हैं और साथ ही वो नए नए पहलू जो दो देशों को, कई सारे देशों को एक साथ ला सकती है फिल्म मेकिंग में और उसे कैसे अलग तरीके से, अलग एस्पेक्ट से एक नवीनीकरण वहाँ कर सकते हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो जाना आपने आखिर क्यों कान फिल्म महोत्सव को इतना खास माना जाता है। फिलहाल न्यूज़ 10 में हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ 10 में। और आइए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरान का दौरे करेंगे। वे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेहरान में होने वाले आधिकारिक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय समारोह में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पवित्र शहर मशहद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार को ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को अंतिम विदाई दी जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर मंगलवार 21 मई को भारत में भी राष्ट्रीय शोक रखा गया था। और वहीं वियतनाम की नेशनल असेंबली ने टू लेम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना है। वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा लेम की पुष्टि तब की गई जब उनके पूर्ववर्ती ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया। 66 वर्षीय लेम 2 साल से भी कम समय में वियतनाम के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। और न्यूज़ 10 में अब आइए खबरें देखते हैं कारोबार जगत से। दरअसल भारत सकल मांग और गांव में गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च बढ़ने के साथ बहुप्रतीक्षित आर्थिक उड़ान भरने की दहलीज पर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के मंगलवार को जारी मई बुलेटिन में ये कहा गया है। बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक लेख में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य नाजुक होता जा रहा है। इसका कारण एक तरफ मुद्रास्फीति में से जो गिरावट आ रही थी वो अब थमती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम फिर से बढ़ रहा है। इसमें कहा गया है कि पूंजी प्रवाह अस्थिर हो गया है क्योंकि घबराए निवेशक जोखिम लेने से बचने लगे हैं। ये लेख रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम ने लिखा है।
और वहीं चुनावी नतीजों से पहले बीएसई ने इतिहास रच दिया है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप मंगलवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस दौरान पहली बार कंपनियों का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को पार कर गया। इस तरह बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद मंगलवार को बीएसई ने इतिहास रचते हुए $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। महज 6 महीनों के भीतर बीएसई ने मार्केट कैप के मामले में $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। शेयर बाजार इतिहास में पहला मौका है जब बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों को कुल बाजार मूल्यांकन इस आंकड़े को पार किया है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 21 मई को $5.01 लाख करोड़ को पार कर गया। बीते करीब 5 महीने में बीएसई के मार्केट वैल्यूएशन में करीब $633 अरब की बढ़ोतरी हुई। गौरतलब है कि बीएसई ने नवंबर 2023 में पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छुआ था और अब महज 6 महीनों में ये $5 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीएसई में लिस्टेड फर्मों का मार्केट कैप मई 2007 में $1 लाख करोड़ को पार कर गया था। इसके बाद जुलाई 2017 में $2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आंकड़े को हासिल किया गया। फिर मई 2021 में मार्केट कैप ने $3 लाख करोड़ को पार किया। हालांकि बीएसई सेंसेक्स अब भी अपने ऑल टाइम हाई से 1.66% नीचे है। उम्मीद है कि जल्दी ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया में $5 ट्रिलियन के साथ भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से 5वें स्थान पर है, जबकि $55 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ अमेरिका पहले, $9.4 ट्रिलियन के साथ चीन दूसरे, $6.4 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ जापान तीसरे और $5.4 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ हांगकांग का शेयर बाजार दुनिया में चौथे स्थान पर है। उम्मीद है कि जल्दी भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से हांगकांग और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। अब इस संयोग ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी कुछ समय में $5 ट्रिलियन को पार कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और ठीक उससे पहले बीएसई के मार्केट कैप का $5 ट्रिलियन को पार करना एक बड़ी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लगातार नई उपलब्धियां जो हैं उसके साथ जुड़ती जा रही हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। तेल निकालने वाली सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 78% बढ़ गया। सरकारी कंपनी को मार्च 2024 तिमाही में 11,526 करोड़ रुपए का शुद्ध कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ। यह एक साल पहले 6,478 करोड़ रुपए था। कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए तगड़े डिविडेंड का ऐलान किया है। सेबी ने कंपनियों के एमकैप के नियमों में बदलाव किया है। अब कंपनियों के एमकैप का निर्धारण 6 महीने की अवधि में किया जाएगा। हालांकि यह नया नियम 31 दिसंबर 2024 से लागू होगा। सेबी ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स LODR के नियमों में बदलाव किया है। सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य SK मोहंती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद यह बदलाव हुआ। भारतीय मूल के पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोड़ा को 2023 में अमेरिका के दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO का दर्जा दिया गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक अरोड़ा ने $151.43 मिलियन कमाए, जो टेस्ला के एलन मस्क की कमाई से अधिक है। निकेश अरोड़ा 2018 से साइबर सुरक्षा कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रॉडकॉम के हॉक टैन $162 मिलियन की कमाई के साथ सूची में शीर्ष पर हैं। गोदरेज इंडस्ट्री समूह की वित्तीय सेवा शाखा गोदरेज कैपिटल ने डेयरी फार्म रेट की शुरुआत के साथ कृषि क्षेत्र में अपने प्रवेश की घोषणा की है। क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड और द्वार ई डेयरी के साथ साझेदारी के माध्यम से गोदरेज कैपिटल लिमिटेड महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में छोटे डेयरी फार्म मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। गोदरेज कैपिटल MSME कर्ज के लिए महाराष्ट्र में 10% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। JSW सीमेंट राजस्थान के नागौर जिले में 3,000 करोड़ रुपए लगाकर नया सीमेंट का कारखाना बनाएगी। इस कारखाना में सालाना 3.30 मिलियन टन क्लिंकर बनाने की क्षमता वाली यूनिट भी होगी। क्लिंकर सीमेंट बनाने का मुख्य पदार्थ होता है। इसके अलावा कारखाने में पीसने वाली यूनिट के साथ साथ 18 मेगावाट बिजली बनाने वाली यूनिट भी लगाई जाएगी। यह नया कारखाना JSW सीमेंट को उत्तरी भारत के सीमेंट बाजार में कदम रखने में मदद करेगा। साथ ही इस कारखाने से करीब 1,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। हाल ही में FPO के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया तरहीजी शेयरों के जरिए 2,075 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाएगी। कंपनी अपनी प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटी ओरियाना इन्वेस्टमेंट से फंड लेगी। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि बोर्ड ने तरहीजी शेयरों के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। और बात करते हैं खेल जगत की। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद
ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 159 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 13.4 ओवर में ही 2 विकेट पर 164 रन बनाकर मैच जीत लिया। कोलकाता के लिए श्रेयस ने 24 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए। वहीं वेंकटेश अय्यर ने 28 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली। कोलकाता की टीम चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले ये टीम 2012, 2014 और 2021 सीजन के खिताबी मुकाबले में पहुंची थी, जिसमें से 2 बार ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही थी। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।